हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से जीएस मंच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज क्लास का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख पठार। इस टॉपिक से जुड़े उन सभी तथ्यों पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पठार किसे कहते हैं और पर्वत पठार में अंतर क्या होता है। स्थल मंडल पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ ऐसा भूभाग, स्थल मंडल पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ ऐसा भूभाग जिसका ऊपरी भाग सपाट या समतल हो उसे पठार कहते हैं। दूसरा, स्थल मंडल पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ ऐसा भूभाग जिसका ऊपरी भाग नुकीला हो और जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक हो उसे पर्वत कहते हैं। पर्वत होने के लिए ऊंचाई मायने रखता है, जबकि पठार होने के लिए ऊंचाई मायने नहीं रखता, क्योंकि बहुत सारे पठार हैं जिनकी ऊंचाई मैदानी भाग से भी नीचे है और बहुत से ऐसे पठार हैं जिनकी ऊंचाई पर्वतों से भी अधिक है। जैसे यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का पीडमांड, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का पीडमांड का पठार है, इसकी ऊंचाई जो है मैदानी भाग से भी नीचे है, जबकि ताजिकिस्तान का पठार जो है पामीर का पठार मुख्य रूप से ताजिकिस्तान देश में अवस्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई जो है 5000 मीटर से भी अधिक है। इस तरह यह पर्वतों से भी ऊंचा पठार है। अब आप पठार और पर्वत में अंतर आसानी से कर पाएंगे। आइए मुख्य टॉपिक पे आते हैं। यह देख रहे होंगे आप मध्यवर्ती उच्च भूमि, भारत का मध्यवर्ती उच्च भूमि, जिसके अंतर्गत मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार आता है। और यहाँ पे ये दक्कन का पठार है। दक्कन के पठार के अंतर्गत महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, मैसूर का पठार, तेलंगाना का पठार और दंडका का पठार आता है। मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन के पठार को दो नदी घाटियाँ, जिसमें नर्मदा नदी और यहाँ पे ताप्ती नदी घाटी, दोनों को अलग करती हैं। आइए हम एक एक पठार को देखते हैं और उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको कवर करते हैं। उत्तर में यहाँ पे भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और इस क्षेत्र में फैला हुआ पठार लद्दाख का पठार कहलाता है। लद्दाख की राजधानी लेह है, जहाँ पे सबसे कम वर्षा होता है। लेह में सर्वाधिक कम वर्षा होने की वजह से ही इस पठार को सूखा पठार भी कहा जाता है। भारत का सूखा पठार कौन सा है? लद्दाख पठार है। इसके साथ ही यह पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। जो लद्दाख का पठार है पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। इसी की वजह से इसे सबसे ठंडा पठार भी कहा जाता है, या पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ पठार। तो सूखा पठार के साथ ही ये सबसे ठंडा पठार भी है और पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ पठार है। इसके साथ ही जो लद्दाख का पठार है, इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो लद्दाख का पठार है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में अवस्थित है, या लद्दाख के पठार के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है या दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी है। तो आप ध्यान देंगे जो लद्दाख का पठार है यह काराकोरम उत्तर में और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य में अवस्थित है। तो यह रहा लद्दाख पठार से महत्वपूर्ण जुड़े हुए तथ्य। आगे पूर्व में मेघालय राज्य है। मेघालय राज्य की राजधानी शिलांग है और मेघालय राज्य में जो अवस्थित पठार है उसे शिलांग का पठार या मेघालय का पठार कहा जाता है। मेघालय का पठार या शिलांग का पठार कहा जाता है। और मेघालय के पठार पे नोकरेक पहाड़ी है। मेघालय के पठार पे ही नोकरेक पहाड़ी है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि नोकरेक पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? मेघालय राज्य में अवस्थित है। अगला तथ्य क्या है? नोकरेक पहाड़ी के आसपास एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कहाँ पे अवस्थित है? तो मेघालय में अवस्थित है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला तथ्य है
मेघालय में एक स्थान है मासिनराम। जो मासिनराम है यह शिलांग पठार पे अवस्थित है। यहाँ पे सर्वाधिक बारिश होती है। मासिनराम जो है भारत में देखा जाए तो किस स्थान पे सर्वाधिक वर्षा होती है, तो मासिनराम। कहाँ पे है? मेघालय में। अगला तथ्य, जो शिलांग का पठार है यह गोंडवाना लैंड का पठार है। गोंडवाना लैंड, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो मेघालय का पठार है या शिलांग का पठार है यह किस चट्टान का भाग है, तो गोंडवाना लैंड के चट्टान का भाग है। और जो मेघालय का पठार है यह प्रायद्वीपीय पठार से भ्रंशन क्रिया द्वारा मालदा गैप से अलग हुआ है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में मालदा गैप है। कौन सा गैप है? मालदा गैप। मालदा गैप है और इस गैप का निर्माण भ्रंशन क्रिया द्वारा हुआ है और इसी मालदा गैप से ही जो मेघालय का पठार है मध्यवर्ती प्रायद्वीपीय जो पठार है इससे अलग हुआ है। यह रहा मेघालय के पठार से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसके साथ ही जो मेघालय का पठार है यह ग्रेनाइट और नीस से निर्मित है। जो मेघालय का पठार है यह ग्रेनाइट और नीस से निर्मित है। अब देखते हैं कि जो मध्यवर्ती उच्च भूमि के जो पठार हैं जिसमें मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड, जो ये तीन पठार हैं, इनका जो ढलान है यह उत्तर पूर्व की तरफ है। इनका तीनों का जो ढलान है उत्तर पूर्व की तरफ है। यमुना और जो गंगा नदी है इनसे निकलने वाले, इनसे होकर जाने वाली सभी नदियाँ जो है यमुना और गंगा नदी में जाके मिल जाती हैं। और ये जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है इसके उत्तर में उत्तर का विशाल मैदान है। इसके उत्तर में उत्तर का विशाल मैदानी भाग है और दक्षिण में विंध्य पर्वत है। यह दक्षिण में इसके विंध्य पर्वत है और यहाँ देखेंगे कि पश्चिम में तो यहाँ पे अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत। जो मालवा का पठार है यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। इसके साथ ही कुछ क्षेत्र राजस्थान का और कुछ क्षेत्र गुजरात का है जहाँ पे यह फैला हुआ है। और जो मालवा का पठार है यह लावा निर्मित है। जो मालवा का पठार है यह लावा निर्मित है जहाँ पे काली मिट्टी अधिक पाया जाता है। आगे और यही मालवा के पठार से ही होकर जो यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन यहीं से होकर बहती हैं। इसी के उत्तर पूर्व में यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार है। जो बुंदेलखंड का पठार है यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। और बुंदेलखंड जो क्षेत्र है पठार है इसके जो 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के 7 जिले हैं। जो बुंदेलखंड का पठार है यहाँ भी जो चंबल नदी है बहुत ज़्यादा अपर्दन करती है जिसकी वजह से बीहड़ बना हुआ है। तो बीहड़ का अर्थ ही होता है ऊबड़ खाबड़ ज़मीन। बीहड़ का अर्थ क्या होता है? ऊबड़ खाबड़ ज़मीन। और जो इधर की जो चंबल और उसकी सहायक नदियां हैं या यमुना की जो सहायक नदियां हैं इधर पे बीहड़ का निर्माण करती हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी का कटान करती हैं। अब यहाँ पे बघेलखंड है। मालवा जो पठार है उसके पूर्व में बघेलखंड का पठार है। यह मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। जो बघेलखंड का पठार है मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। और जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है यह पूरी तरह से वनों से ढका हुआ है। जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है यह पूरी तरह से वनों से ढका हुआ है। बघेलखंड पठार के पूर्व में जाएंगे तो छोटा नागपुर का पठार है जो झारखंड राज्य में। जो छोटा नागपुर का पठार है यह झारखंड राज्य में है। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। जो छोटा नागपुर का पठार है यह खनिज की दृष्टि से खनिज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पठार है। इसे खनिजों का घर भी कहा जाता है। जो
छोटा नागपुर का पठार है, इसे खनिजों का घर भी कहा जाता है। यहाँ पे यूरेनियम, कोयला, लोहा आदि प्रमुख यहाँ पाए जाते हैं। और इसी छोटा नागपुर के पठार पे ही पारस, पहाड़ी है। इसी छोटा नागपुर के पठार पे ही पारस पहाड़ी है, जो विंध्य पर्वत श्रेणी का ही पूर्वी हिस्सा है। और जो ये छोटा नागपुर का पठार है, यह मुख्य 3 पठारों में बटा हुआ है। कौन कौन? कोडरमा का पठार, दूसरा हजारीबाग का पठार, और तीसरा है रांची का पठार। जो कोडरमा का पठार है, इसी के दक्षिण से महानदी बहती है। तो कोडरमा जो छोटा नागपुर का पठार है, इसी के दक्षिण में महानदी बहती है। और छोटा नागपुर के पठार के ऊपर से दामोदर नदी बहती है, जो हुगली की सहायक नदी है। जो दामोदर नदी है, यह पूरी तरह से छोटे नागपुर के पठार से बहते हुए जाके हुगली नदी में मिल जाती है। यह रहा छोटा नागपुर के पठार से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब आते हैं हम दक्कन के पठार पे। तो दक्कन के जो पठार हैं, उसे कई हिस्सों में बांटकर हम पढ़ेंगे। पहला है महाराष्ट्र का पठार, फिर कर्नाटक, मैसूर, तेलंगाना और दंडकारण्य। तो जो महाराष्ट्र का पठार है, जो महाराष्ट्र का पठार पे ही दक्कन ट्रैप है। ये दक्कन ट्रैप कहाँ पे है? महाराष्ट्र के पठार पे है। और यह ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित है। क्रिटेशियस युग था। क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी क्रिया द्वारा दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ और यह महाराष्ट्र के ज़्यादा क्षेत्रों में फैला हुआ है। और यहाँ की जो चट्टानें हैं, ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट द्वारा निर्मित है। और यहाँ का जो दक्कन का जो दक्कन ट्रैप है, यह सीढ़ी नुमा है। जो दक्कन ट्रैप है या जो महाराष्ट्र का पठार है, यह सीढ़ी नुमा है। इसके दक्षिण में कर्नाटक का पठार है। जो कर्नाटक का पठार है, यह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। और यहाँ पे कर्नाटक के पठार पे ही कोलार की खान है, जो सोना के लिए प्रसिद्ध है। जो कोलार की खान है, सोना के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पे कर्नाटक में ही बाबू बुदन की पहाड़ी है, जहाँ पे केंद्रमुख है, जहाँ पे केंद्रमुख खान है। यहाँ से लोहा बहुतायत मात्रा में निकाला जाता है। इसी के दक्षिण में मैसूर का पठार है। इसी के दक्षिण में मैसूर का पठार है। तो ये कर्नाटक पठार का हिस्सा है, जो दक्षिणी कर्नाटक और कुछ तमिलनाडु भाग में फैला हुआ है। जो मैसूर का पठार है, वह कर्नाटक पठार का ही एक हिस्सा है। यहाँ पे तेलंगाना का पठार है, जो मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य में फैला हुआ है। और इसी के पूर्व उत्तर में दंडकारण्य है। जो दंडकारण्य है, यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि दंडकारण्य जो क्षेत्र है, यह किन किन राज्यों में फैला हुआ है? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। यहाँ से दंडकारण्य से लोहा, कोयला, बॉक्साइट, तांबा आदि खनिज पाए जाते हैं। जो दंडकारण्य है, यहाँ से लोहा, कोयला, बॉक्साइट, तांबा खनिज निकाले जाते हैं।
इस प्रकार यह भारत का पठार टॉपिक रहा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, सभी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।